इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the previous video we have studied about the bridge rectifier, and in the bridge rectifier we have studied about the basic parameters which are very similar to full wave center tape rectifier. Now in this video we will study remaining points about the bridge rectifier which are very different from center tape full wave rectifier. So आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर के रिमेनिंग पॉइंट्स जो कि आपके डिफरेंट होंगे। कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन करना होगा अगर आप कंपेयर करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से। तो यहां पर पॉइंट नंबर जो आपका 11 है वो है हमारा डीसी डायोड वोल्टेज। ये पॉइंट हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में भी स्टडी किया है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन आपको देखना होगा। सो डीसी डायोड वोल्टेज, तो यहां पर मैं आपके लिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर का जो हमने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में वो दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको डायोड की पोजीशंस क्लियर होंगी। तो यहां पर जो हमारा डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो नॉर्मल थी, सेंटर टेप नहीं थी जैसा आपने फुल वेव रेक्टिफायर में यूज किया था, और आपके 4 डायोड्स कनेक्टेड थे इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। तो सेम डायग्राम हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, और डायोड के जो नेमिंग थी वो भी मैं बिल्कुल सेम रखूंगा जैसा मैंने आपको शो किया था स्टार्टिंग की वीडियो में। तो ये आपके 4 डायोड्स यहाँ पर बन गए हैं, और 4 डायोड्स आपके ब्रिज में कनेक्टेड है, ब्रिज नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ से हमने लिया था RL, ठीक है, और इस RL के लिए हमने यहाँ से एक और लाइन ली थी, ये हमारा RL का हो गया, एंड प्लस माइनस हमने क्या लिया था V0, क्लियर। एंड इसके अलावा इस लाइन को हमने कनेक्ट किया था यहाँ से। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रिज रेक्टिफायर में। जो मैंने नेमिंग की थी डायोड्स की वो कुछ ऐसी थी, D1, D2, D4 एंड D3। मैंने सेम नेमिंग यहाँ पर ली है। अब देखिए यहाँ पर टोटल 4 डायोड्स हैं। अगर मुझे डीसी डायोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो मैं किसी भी एक डायोड के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसा हम सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में करते थे। और अगर आप किसी एक डायोड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी सारे डायोड्स के लिए वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर मैं D2 के लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब भी आपका D2 फॉरवर्ड बायस होगा तो उस केस में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, जैसा हमने फुल वेव रेक्टिफायर में भी देखा था। अगर D2 आपका रिवर्स बायस है तभी उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट होगा। तो यहां पर हम कुछ कंडीशंस लेते चलते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं 0 टू ओमेगा टी टू पाई, तो इस केस में जो हमारा D2 है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, आप फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। तो D2 हमारा यहां पर फॉरवर्ड बायस हो गया। यहां पर आपका क्या होता था, प्लस माइनस VI। और अगर आप बात करते हैं पाई से लेकर 2 पाई तक की, तो पाई से लेकर 2 पाई में जो आपका D2 है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और हमें रिवर्स बायस के केस में ही वोल्टेज का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के कैलकुलेशन की या हाफ वेव रेक्टिफायर के कैलकुलेशन की, तो मैंने आपको वहां बताया था कि कैलकुलेशन करते समय आप इनपुट वोल्टेज के या किसी भी वोल्टेज के साइन को चेंज मत करिए, चाहे वो नेगेटिव साइकिल हो चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो। आप इनपुट वोल्टेज का साइन प्लस ऊपर और माइनस नीचे ही रखिए। क्लियर है अच्छे से। देखिए, आप नेगेटिव साइकिल बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पाई से 2 पाई जा रहे हैं, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक आपका जो साइन है वो नेगेटिव साइड ही है। आपको यहां पर साइन चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर कैलकुलेशन के समय हमेशा ही आपको प्लस माइनस VI रखना है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं सर्किट को शॉर्ट में, तो अब आप देखिए जब आपका D2 रिवर्स होगा तो साथ ही साथ D3 भी क्या होता है, आपका रिवर्स होता है, और D1 और D4 क्या होते हैं, आपके फॉरवर्ड होते हैं।
तो यहां पर अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करता हूं तो देखिए कुछ सर्किट इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग से ही हम ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो ये जो आपका D2 है वो रिवर्स है, तो आप D2 को यहां से ओपन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे D4 आपका क्या है, शॉर्ट है, तो यहां पर आप D4 को लाइक दिस शॉर्ट सर्किट कर देंगे। D4 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो D4 के नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट आपका वापस से VI से कनेक्टेड है। तो जो D4 का जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो अगर मैं यहां पर वापस से VI से कनेक्ट कर दूं तो आप अगर देखेंगे तो सर्किट में आपको एक कनेक्टिविटी नजर आएगी। यहां पर मैं कनेक्टिविटी आपको वापस से शो करता हूं। देखिए यहां पर आपका जो VI है, VI का पॉजिटिव देखिए आप, लाइक दिस ऐसा जा रहा है ये। उसके बाद D2 आपका क्या था, ओपन था, ठीक है। उसके बाद देखिए D4 शॉर्ट था, तो आपको ये कनेक्टिविटी कंप्लीट मिल गई यहां से, और यहां से आपकी ऑलरेडी कनेक्टिविटी है ही। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सर्किट है आप इस तरीके से ले सकते हैं, प्लस माइनस VI, क्योंकि आपको सिर्फ D2 के लिए ही कैलकुलेट करना है, इसलिए बाकी आपको लूप कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक लूप कंप्लीट मिल रहा है जहां पर आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम KVL अप्लाई करें तो माइनस VI, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो पहला साइन क्या है, माइनस VI प्लस V डायोड इक्वल टू 0। तो यहां पर आपकी V डायोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI, और यहां पर हमें पता ही है कि हमने VI की वैल्यू क्या अज्यूम की है स्टार्ट से, VM साइन ओमेगा t। तो यहां पर अब हम V डायोड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो V डायोड इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 0 फॉर 0 टू ओमेगा t टू पाई, एंड आप लिखेंगे VM साइन ओमेगा t फॉर पाई टू ओमेगा t टू 2 पाई। ये आपका यहां पर V डायोड कंप्लीट हो गया। नाउ V डायोड के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा टॉपिक V डायोड नहीं है, हमें यहां पर कैलकुलेशन करना है V डायोड DC का। तो हमें इसकी DC वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो DC वैल्यू अब बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगा जैसा हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में किया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, 1/2 पाई। उसके बाद आप देख सकते हैं 0 से पाई लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है। पाई से 2 पाई आप लिखेंगे VM साइन ओमेगा t d ऑफ ओमेगा t। क्लियर, एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस VM अपॉन पाई। तो इस तरीके से आप यहां पर V डायोड DC का कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सेम वैल्यू है जैसा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में मिला था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट नंबर 12, नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स VDC-NL। तो VDC-NL आपने कैसे कैलकुलेट किया था, आपने DC आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया था जिसके लिए आपका लोड अवेलेबल नहीं था। नो लोड मीन्स आपको लोड को, RL को क्या करना था, ओपन सर्किट करना था, ठीक है। तो यहां पर नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स आप RL को ओपन सर्किट करेंगे। तो अगर आप ओरिजिनल डायग्राम को फिर से देखें तो यहां पर अगर आप RL को ओपन सर्किट करते हैं तो RL को ओपन सर्किट करने से आपका आंसर यहां पर क्या मिलेगा, आप देखिए जैसे ही आप RL को ओपन सर्किट करेंगे तो यहां पर ये जो RL है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्लस माइनस V0 है, आप देखिए V0 का जो प्लस है वो यहां से कनेक्टेड है और जो माइनस है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो बेसिकली होगा क्या, जो आपका प्लस माइनस V0 है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस पॉइंट पे आपका प्लस होगा, इस पॉइंट पे माइनस होगा, तो इन दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा प्लस माइनस V0। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर मैं आपके लिए शॉर्ट में डायग्राम बना देता हूं एक। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस VDC-NL, V0 मीन्स वही होगा VDC-NL, और यहां पर आपका एक डायोड कनेक्टेड है और यहां पर भी आपका एक डायोड कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले लूप में अब KVL लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर आपने डायोड की DC वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। देखिए आपको यहां पर DC वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है ना, VDC-NL। तो हर एक डायोड की आपको DC वोल्टेज यहां पर पता है, V डायोड DC वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है।
और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक डायोड के लिए निकाल लेंगे तो सभी डायोड्स के लिए क्या होगा, सेम होने वाला है। तो प्लस माइनस वी डायोड डीसी, और यहां पर भी हो जाएगा प्लस माइनस वी डायोड डीसी। तो अब अगर आप यहां पर केवीएल लगा दें तो ये कितना होगा, अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो प्लस वी डी सी एन एल, देन प्लस वी डायोड डीसी, और यहां पर भी हो जाएगा प्लस वी डायोड डीसी इक्वल टू 0। अगर आप वी डायोड डीसी की वैल्यू चेक करें तो ये वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, आप देख सकते हैं माइनस वी एम अपॉन पाई। तो यहां पर अगर आप माइनस वी एम अपॉन पाई रखेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी डी सी एन एल, आप देख सकते हैं माइनस वी एम अपॉन पाई माइनस वी एम अपॉन पाई कितना हो जाएगा, माइनस टू वी एम अपॉन पाई, इक्वल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टू वी एम अपॉन पाई। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप वी डी सी एन एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेम वैल्यू आई है जैसे आपको फुल वेव रेक्टिफायर में मिली थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 में हमें अब लेना है वी डी सी एफ एल, और इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है जैसा आपको मिला था फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं टू वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एस डब्ल्यू प्लस टू आर एफ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। देखिए वहां पर आपने आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर एफ लिया था, क्योंकि वहां पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, वहां पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेंटर टैप्ड होती है। ठीक है, तो सेंटर टैप्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो आर एस डब्ल्यू बाई टू आर एस डब्ल्यू बाई टू होगा। लेकिन यहां पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग नॉर्मल है तो आप पूरा रेजिस्टेंस लेंगे आर एस डब्ल्यू, जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में लिया था। और साथ ही साथ यहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि आपको हर एक जगह 2RF लेना है, क्योंकि एक बार में यहां पर दो डायोड आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है, जो इस फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको कंसेप्ट समझना है इस फॉर्मूले के पीछे का तो आप पहले फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में VDCFL का कैलकुलेशन देख लीजिए। क्लियर? सो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था VDCFL, ये हम लोगों ने लिखा था IDC इंटू RL। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है आपका दोनों के दोनों में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। तो पॉइंट नंबर 14 में अब हम कैलकुलेट करेंगे रेगुलेशन फैक्टर। तो रेगुलेशन फैक्टर के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या था रेगुलेशन फैक्टर का, ये था हमारा VDC NL माइनस VDCFL अपॉन VDCFL। तो यहां पर अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज हमारी क्या क्या है, VDCNL की वैल्यू क्या है 2Vm अपॉन पाई, VDCFL की वैल्यू हमारी क्या है, मैंने आपको समझाया था फुल वेव रेक्टिफायर में भी कि VDCFL की दो वैल्यूज हैं, आप ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, यहां पर आप पुट करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC RSW प्लस 2RF। क्लियर अच्छे से? और डिवाइड में आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, IDC इंटू RL वाली। तो एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो सेम बनेगा जैसा आपको मिला था सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, देन आपका IDC और IDC भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको रेगुलेशन फैक्टर का, ये मिल जाएगा RSW प्लस 2RF डिवाइडेड बाय RL। और अगर आप इसे परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो इंटू 100 कर सकते हैं, इससे आपको वैल्यू जो है वो परसेंटेज में भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में हमें अब देखना है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन केस ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहां पर PIV की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डायोड जो आपने कैलकुलेट कर रखा है उसका मैक्सिमम
तो वी डायोड हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं जो वी डायोड की वैल्यू हमारी आई थी रिवर्स बायस के केस में वो कितनी आई थी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो बस आपको इसका मैक्सिमम लिखना है, तो आंसर कितना हो जाएगा पी आई वी का आपका वी एम। क्लियर? सो अगर आप देखेंगे इस पी आई वी के आंसर को तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसा आपको मिला था हाफ वेव रेक्टिफायर में, और ये लेस है जैसा आपको मिला था फुल वेव रेक्टिफायर में उससे। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप कंपेयर करते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर से। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, सो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो दिखाई दे रहा है जो आपने अभी अभी डिस्कस किया है, वो है आपका PIV। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PIV की वैल्यू क्या थी आपकी, लेस थी एज कंपेयर टू सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर जो आपने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था TUF की वैल्यू जो आपको मिली थी वो ग्रेटर मिली थी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू वो आपको मिली थी 0.81, जबकि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में आपको लेस वैल्यू मिली थी। तो ये भी एक ग्रेटर एडवांटेज है। उसके अलावा यहाँ पर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि आपको सेंटर टैप्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इससे जैसा मैंने आपको बताया था कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही लेस होती है आपकी। क्लियर? एंड इसके अलावा जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है वो आपका हाई वोल्टेज रेक्टिफायर की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज होता है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर के। सो यहां पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ आपके रेक्टिफायर का टॉपिक भी यहां पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको पूरी रेक्टिफायर के टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।